हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम जो कक्षा 9वीं का अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग जो है कोशिकांग देख रहे थे, उसको कंटिन्यू लेके चलते हैं। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो अपलोडेड हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए अजय कोराम, वहां पे मिल जाएगा आपको, सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कोशिकांग में सबसे पहले केंद्रक। केंद्रक जो है, केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। उन्होंने इसे न्यूक्लियस नाम दिया। उन्होंने इसे न्यूक्लियस कहा। यह जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, यह कोशिकाओं में पाया जाता है और कुछ कोशिका होते हैं जिनमें यह अनुपस्थित होता है, जिनमें यह स्तनधारियों का लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। स्तनधारी जीवों के लाल रक्त कणिकाओं में जो है यह अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित। एक हो गया। दूसरा है पादपों के फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम। जो फ्लोएम होते हैं पादपों के फ्लोएम में, जो है केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक के अंदर में जो है अनुवांशिक पदार्थ क्रोमेटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक के अंदर में क्रोमेटिन पाया जाता है और इसी क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। इसका क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम जो है यह एक अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ है, अर्थात जीवों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी गुणों का वहन क्रोमोसोम करता है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं केंद्रक की खोज जो ये कोशिका में पाया जाता है, इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसने न्यूक्लियस नाम दिया। यह किन में बाकी ये जो है कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। कुछ कोशिकाएं हैं जिनमें अनुपस्थित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों के लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित पाया जाता है और पादपों के फ्लोएम में भी यह अनुपस्थित होता है। क्रोमेटिन केंद्रक के अंदर पाया जाता है जो क्रोमोसोम का निर्माण करता है और यह एक अनुवांशिक पदार्थ है। तो यह था कोशिकांग में पहला केंद्रक। इसके बाद नंबर आता है अंतःप्राद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है अंतःप्राद्रव्यी जालिका। अंतःप्राद्रव्यी जालिका, इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो अंतःप्राद्रव्य जालिका जो होता है यह एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, झिल्ली से मिलकर ही बनती है, कोशिका झिल्ली से। ओके,
तो यह दो प्रकार का होता है। इसके प्रकार की बात करें, प्रकार जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, और दूसरा होता है खुरदुरी, खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका और खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। यह जो चिकनी होती है यह राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण, खुरदुरी जो है यह राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है। राइबोसोम उपस्थित रहता है, इसलिए जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है वह खुरदुरी होती है, जबकि चिकनी में राइबोसोम नहीं पाया जाता। इसका चित्र अगर बना के देखें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका ऐसा। तो इधर जो है ये इस तरीके से खुरदुरा रहता है, इसका एक सिरा जो है केंद्रक से जुड़ा रहता है, दूसरा सिरा जो है कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। ओके, तो ये जो है खुरदुरी दिख रहा है, यह खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका है, और ये जो खुरदुरा दिख रहे हैं ये राइबोसोम है। वैसे ही इस पार का जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है वह चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका है। ये जो है केंद्रक है, केंद्रक, और ये जो है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। एक सिरा केंद्रक झिल्ली से लगा होता है, दूसरा सिरा जो है कोशिका झिल्ली से, कोशिका झिल्ली। इस प्रकार से जो है केंद्रक झिल्ली से एक सिरा लगा होता है अंतः प्रद्रव्य जालिका का, और दूसरा सिरा जो है कोशिका झिल्ली से लगा होता है। अब देखते हैं इनके कार्य। अंतः प्रद्रव्य जालिका जो है इसके कार्यों को देखते हैं। अंतः प्रद्रव्य जालिका के कार्य, यह जो है क्योंकि अंतः प्रद्रव्य जालिका में राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। कौन? राइबोसोम उपस्थित रहता है अंतः प्रद्रव्य जालिका में, और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण क्या करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन? राइबोसोम। ठीक, और राइबोसोम अंतः प्रद्रव्य जालिका में पाया जाता है, खुरदुरी वाली में। ठीक, ओके। यह प्रोटीन वसा से झिल्ली निर्माण है। ठीक, प्रोटीन तथा वसा का उपयोग करके झिल्ली का निर्माण करता है। कौन? अंतः प्रद्रव्य जालिका। प्रोटीन तथा वसा का उपयोग कर यह झिल्ली बनाता है। क्या बनाता है? झिल्ली का निर्माण करता है। प्रोटीन तथा वसा का यह उपयोग करता है और झिल्ली का निर्माण करता है। अंतः प्रद्रव्य जालिका जो है कोशिकाओं के मरम्मत में सहायक होता है। क्या करता है? यहाँ पे ये कार्य है कोशिकाओं के मरम्मत, कोशिकाओं के मरम्मत में सहायता करता है। अंतः प्रद्रव्य जालिका जो है वह कोशिकाओं के मरम्मत में सहायता करता है। ओके, क्योंकि इसका एक सिरा केंद्रक झिल्ली से तथा दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है, और यह पदार्थों को जो है स्थानांतरण करने का काम करता है। ओके, तो क्या करेगा? यह पदार्थों को स्थानांतरित करने का, स्थानांतरित
करता है, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, ले जाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है, अर्थात यह एक ट्रांसपोर्टर की तरह कार्य करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसके दो प्रकार होते हैं, एक चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, दूसरी खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। अब बात आती है कि एक चिकनी और दूसरा खुरदुरा क्यों होता है, क्योंकि अंतः प्रद्रव्य जालिका में राइबोसोम उपस्थित रहता है और जिस जगह पर राइबोसोम उपस्थित होता है वह खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका है, और जहां पर राइबोसोम अनुपस्थित है वह चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका जो है वह केंद्रक झिल्ली से प्रारंभ होता है और कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है, अर्थात एक सिरे पर केंद्रक झिल्ली और दूसरे सिरे पर जो है कोशिका झिल्ली होती है। अब देखते हैं इसके कार्य, अंतः प्रद्रव्य जालिका के क्या क्या कार्य हैं। पहला तो है यहाँ, क्योंकि अंतः प्रद्रव्य जालिका में राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, और अंतः प्रद्रव्य जालिका जो है प्रोटीन और वसा का उपयोग करके झिल्ली का निर्माण करता है, कोशिकाओं के मरम्मत में सहायक होता है अंतः प्रद्रव्य जालिका। यह पदार्थों को स्थानांतरित करने का काम करता है, अर्थात कोई पदार्थ अगर कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा तो उसे कोशिका झिल्ली से उसके केंद्रक झिल्ली तक होते हुए केंद्रक तक पहुंचाता है। फिर अगर केंद्रक में कोई पदार्थ बन गया तो उसे वापस कोशिका से बाहर निकालने के का भी काम करेगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगले जो कोशिकांग है उस पर अपन चर्चा करते हैं, गाल्जी कार्य। गाल्जी कार्य, गाल्जी कार्य जिसे गोल्जी बॉडी कहते हैं, इसकी खोज जो है 1898 में कैमिलो गाल्गी नामक वैज्ञानिक ने किया था। खोज 1898, कैमिलो गाल्जी। 1898 में कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। गाल्जी कार्य जो है झिल्लियों से मिलकर बना होता है, बहुत सारी झिल्लियों से मिलकर बना होता है। ओके, बहुत सारी झिल्लियों से मिलकर बना होता है। यह थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? थैलीनुमा संरचना इस तरीके से थैलीनुमा संरचना होती है गाल्जी कार्य की। ओके, और इन थैलीनुमा संरचनाओं में द्रव भरी होती है। क्या भरी होती है? द्रव से भरी थैलियां, द्रव से भरी थैलियां। इन थैलीनुमा संरचनाओं में जो है द्रव भरी होती है। ओके, ठीक। और यह जो है इस गाल्जी कार्य का कार्य की अगर बात करें तो जो भी पदार्थ कोशिका के अंदर आता है उसे अंतः प्राद्रव्य जालिका गाल्जी कार्य तक लेकर आ जाता है, और गाल्जी कार्य उसे ट्रांसपोर्ट के लिए पैकेजिंग का काम करता है। क्या करता है? पैकेजिंग का काम करेगा। पैकेजिंग अर्थात उन पदार्थों को गाल्जी कार्य जो है पैकिंग करेगा झिल्लियों में। इसके पास क्योंकि झिल्लीनुमा संरचना होती है तो उन झिल्लियों में जो है पैक करता है, फिर इसको अंतः प्राद्रव्य जालिका को भेज देता है। फिर अंतः प्राद्रव्य जालिका उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो देख लीजिए, गाल्जी कार्य खोज 1898, कैमिलो गाल्जी, झिल्लियों से मिलकर बना होता है, थैलीनुमा संरचना होती है। इन थैलीनुमा संरचनाओं में जल भरा होता है, और इसका कार्य अगर देखें तो गाल्जी कार्य जो होता है यह पदार्थों को ट्रांसपोर्ट के लिए पैकेजिंग करने का कार्य करता है। ओके, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद लिख लीजिए। ठीक, आप लोगों ने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं अपन। अगला जो है हमारे पास, अब देखना है हमको रिक्तिक लाइसोसोम। किस पर चर्चा करें? लाइसोसोम।
चलिए लाइसोसोम के ऊपर बात करते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम यह जो है कोशिकांगों में ऐसा कोशिकांग है जो हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। क्या करता है? हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। पदार्थों को नष्ट करता है। लाइसोसोम क्या करता है? हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। यह इन्हें थैली करने से, यानी कि यह थैलीनुमा रहता है। ओके, थैलियों में बंद रहता है। जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं वो थैलियों में बंद रहते हैं। जब ये थैली फूट जाता है तो इस थैली के फूटने से एंजाइम उस थैली से बाहर निकलते हैं, और जब वो अपशिष्ट पदार्थ वहां से बाहर निकलेगा तो वो कोशिका को खराब करते हैं। जब कोशिका को खराब करने से वह कोशिका नष्ट हो जाती है। ओके, वह कोशिका जो है नष्ट हो जाती है। इसी कारण इसे सुसाइड बैग या आत्मघाती थैला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग। सुसाइड बैग या आत्मघाती थैला। आत्मघाती थैला। ओके, आत्मघाती थैला अर्थात एक कोशिकाओं का भी भक्षण कर देता है। ठीक, किन परिस्थितियों में करता है वह हमने देख लिया। अगला पॉइंट है, इसके बारे में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं रिक्तिकाएं। अगला है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं जो होती हैं यह जंतु कोशिकाओं में छोटे छोटे किंतु पादप कोशिकाओं में बहुत बड़े साइज के होते हैं। ये जो है तरल द्रव से भरी हुई गोलानुमा जो है गोलाकार थैलीनुमा संरचना होती हैं, जिनमें कुछ पदार्थ जो है भरे होते हैं। अगर हम बात करें पादप कोशिकाओं, तो पादप कोशिकाओं में इस तरीके से बड़े बड़े आकार के होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटे छोटे इस तरीके से होते हैं। ओके, यह रिक्तिकाएं होती हैं। यह पादप कोशिकाओं में बड़े आकार में, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार में पाए जाते हैं। ओके, ये जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका। जंतु कोशिका में छोटे आकार के, पादप कोशिका में बड़े आकार के। ये क्या होते हैं? तरल से भरा हुआ थैलीनुमा संरचना। तरल से भरा थैलीनुमा संरचना, थैलीनुमा संरचना होता है। ओके, ये तरल से भरे हुए थैलीनुमा संरचना होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो है रिक्तिकाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अंतः माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह अलग अलग प्रकार की है, गोलाकार, छड़नुमा या शाखित। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह गोलनुमा भी होता है, वह इस तरीके से छड़ाकार भी होता है, और यह शाखित भी होता है। ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वह अलग अलग प्रकार से होता है। एक तो फिर गोलनुमा, छड़ानुमा और शाखित। ओके, इसके आकार की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के आकार की अगर हम बात करते हैं तो यह 6 से 10 गुना केंद्रक से छोटा होता है। केंद्रक से 6 से 10 गुना छोटा होता है। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह केंद्रक से 6 से लेकर 10 गुना छोटा होता है। यह एक कोशिका में लगभग 1 से लेकर 1000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाती हैं। अगर हम किसी एक कोशिका में उपस्थिति देखें, एक कोशिका लें, उस एक कोशिका में इसकी उपस्थिति
100 से लेकर 1000 की संख्या में पाई जाती है। ओके, क्योंकि यह अनुवांशिक पदार्थ से बना होता है, इसीलिए यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करता है। इसका बनावट किससे होता है? आनुवांशिक पदार्थ से, आनुवांशिक पदार्थ से बना होने के कारण इसका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। स्थानांतरण या वहन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। ओके, क्योंकि ये अनुवांशिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, इसी कारण इसका स्थानांतरण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। ओके, यह रहा माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक बात आती है कि अंतः झिल्ली तंत्र प्रणाली, अंतः झिल्ली तंत्र प्रणाली में हमने जैसे इससे पहले चर्चा किया था कि कुछ जीव जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ सहजीविता के साथ रहकर तंत्र को बनाते हैं, तो उसे हम अंतः सहजीविता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः सहजीविता। क्या कहेंगे? अंतः सहजीविता, अंतः सहजीविता। अंतः सहजीविता में होता क्या है? जब किसी कोशिका के अंदर एक बाहर से कोई पदार्थ प्रवेश करता है और वहां उपस्थित कोई कोशिका अंग उसके साथ मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका के अंदर उपस्थित होने वाला पदार्थ है, उसके साथ क्लोरोफिल जुड़ जाता है, क्लोरोप्लास्ट जुड़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह होस्ट होता है, क्लोरोफिल गेस्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है पौधों को भोजन बना के देता है, पोषण बना के देता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन होकर इस तंत्र को बनाते हैं। ऐसे तंत्र को अंतः सहजीविता कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह होस्ट है, होस्ट मतलब मेजबान, मेजबान। ये इसमें ऊर्जा संचित होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें ऊर्जा संचित रहता है। इसी प्रकार इसके साथ जुड़ता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवण। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है यह गेस्ट है, अर्थात यह मेहमान है, मेहमान। और मेहमान जो होता है क्लोरोफिल की सहायता से पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात ये क्या करता है? जीवों को पोषण देता है। ओके, तो इन दोनों के मिलने से ही एक तंत्र बनेगा। इसको क्या कहेंगे अपन? अंतः सहजीवी तंत्र। ओके, अब यहां पर हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी, तो अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और अंतः प्राद्रव्य जालिका में एक संबंध पाया जाता है। किसके किसके बीच में? माइटोकॉन्ड्रिया और अंतः प्राद्रव्य जालिका में संबंध पाया जाता है, जिसे हम गयात्मक संबंध कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एवं अंतः प्राद्रव्य जालिका में संबंध, अंतः प्राद्रव्य जालिका में संबंध, जालिका में संबंध, इन दोनों में एक संबंध पाया जाता है। होता क्या है? जो अंतः प्राद्रव्य जालिका होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को चारों ओर से जकड़ के रखता है। तो जकड़ के रखने से एकदम इस तरीके से दबा के रखता है कि धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया दो भागों में बढ़ जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया दो भागों में बंटने के लिए विवश हो जाता है, यानी कि प्रेरित करता है बंटने को, और वह माइटोकॉन्ड्रिया दो भाग में अलग हो जाता है और अंतः प्राद्रव्य जालिका भी अलग हो जाती है। तो इसी को ही अंतः प्राद्रव्य जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया में गयात्मक संबंध बताया गया है। देखिए चित्र के माध्यम से मैं
बताना चाहूंगा। यह जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है और ये उसके अंदर ये जो है यह है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, यह माइटोकॉन्ड्रिया को जकड़ के रखा है। अब क्या करना है, यह जो माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ही जटिलता के साथ पकड़ के रखता है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से तो जकड़ के रखा। अब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होने पर मजबूर हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से विभाजित होके दो अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया में अलग हो जाता है और ये अंतः प्रद्रव्य जालिका भी अलग हो जाती है थैली में संरचना में। तो ये इनके बीच में, अर्थात अब क्या कह सकते हैं, जो अंतः प्रद्रव्य जालिका होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को विभाजित होने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो इसे हम व्ययात्मक संबंध कहते हैं। तो इस अध्याय को आप बड़े ही रोचकता के साथ देखते जाइए और जितने भी कंडीशंस हैं, जो भी चीजें हैं, उनको गौर से अच्छे से पढ़िए। ओके, जय हिंद।